आज कुछ भी ना पूछो कि दिल उदास बहुत है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ विद मेहर अब्बासी। हारून बिलोर समेत 21 शहीद आज हम में नहीं, बेईमाना कत्ल का निशाना बना दिए गए। नस्ल दर नस्ल बिलोर खानदान निशाने पर रहा है। राइट बिफोर इलेक्शन वंस अगेन। पेशावर के इलाका यकतूत में कल अवामी नेशनल पार्टी के जलसे में खुदकुश धमाके में 20 अफराद जाँ बहक हो गए। एएनपी के सूबाई असम्बली की नशिस्त PK 78 से सूबाई उम्मीदवार हारून बिलोर भी इस खुदकुश हमले में शहीद हो गए। हमले की जिम्मेदारी कालदम तहरीक तालिबान ने कबूल की और धमकी दी कि अवाम ANP के दफातर, जलसों और कार्नर मीटिंग से दूर रहें। हारून बिलोर के वालिद बशीर बिलोर भी सितंबर 2012 में पार्टी जलसे में खुदकुश हमले में जाँ बहक हुए। यकतूत के इसी इलाके में साल 2013 में भी गुलाम अहमद बिलोर और हारून बिलोर पर हमला हुआ, ताहम वो महफूज रहे। 24 जुलाई 2010 को मियां इफ्तिखार हुसैन के अकलौते बेटे मियां राशिद हुसैन को दहशतगर्दों ने गोलियों से छलनी कर दिया। पार्टी के सरबराह असफंद यार वली को भी दहशतगर्द हमलों का निशाना बनाया गया। अब तक ANP के 550 से जायद कारकुनों और ओहदेदारों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा चुका है। 2013 में भी दहशतगर्दों ने ANP को खुले बंदूं इंतखाबी मुहिम चलाने से रोके रखा और इस मर्तबा भी जब इलेक्शन में सिर्फ 10 दिन बाकी हैं, खुदकुश हमलों से सियासतदानों को इंतखाबी अमल से दूर रखने की कोशिशें जोरों पर हैं। 23 अप्रैल 2018 को पार्टी सरबराह असफंद यार वली ने अहम शख्सियात की सिक्योरिटी वापस लिए जाने पर कहा था, अगर ANP के किसी कारकुन को नुकसान पहुंचा तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगा। आज असफंद यार वली कहते हैं कि अवामी नेशनल पार्टी को इंतखाबी अमल में दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नैब की कार्रवाइयों पर शाकी हैं। इंतखाबी मुहिम के दौरान उम्मीदवारों के घरों पर छापे, गिरफ्तारियां और अदालतों में पेशियां, क्या ये सब सियासी जमातों को इंतखाबी अमल से दूर रखने की काविश तो नहीं? सवाल ये भी पैदा होता है कि जब सियासी बरादरी को जान के लाले और मुकदमात का सामना होगा तो इन हालात में उम्मीदवारान इंतखाबी मुहिम कैसे जारी रख पाएंगे? न्यूज़ आई के लिए ज़हूर अवान, डॉन न्यूज़, इस्लामाबाद। दो तरफा चैलेंजेस का सामना है इन इलेक्शन से पहले, जिसमें फ़कत अब 10-15 दिन बाकी रह गए हैं। एक एहतसाब और दूसरा सिक्योरिटी। इस हवाले से बात हम करेंगे सितारा यास साहिबा से। सीनियर लीडर हैं ANP की। हैदर जमान कुरैशी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। शौकत यूसुफजई तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। मगर उससे पहले आपको बताती चलूँ कि अब से थोड़ी देर पहले मियाँ साहब ने, अब से कुछ देर ही कबल एज वी स्पीक, वो जेल जाने से पहले गालिबन अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है और मुमकिन तौर पे ये उनके पास आखिरी मौका था कि वो अपने सीने में दफन राजों से पर्दा उठा देते। कौम के वसी तर मुफाद में उन्हें जमहूरियत, सियासत और मुल्क के खिलाफ साजिश करने वालों से आगाह करते। मगर मियाँ साहब आज भी खला में किसी मखलूक से मुखातिब रहे। मियाँ साहब, बकौल आपके, यहाँ 20 करोड़ अवाम का मुस्तकबिल दाव पर लग चुका है और आपके राजों के किरदार अब तक नामालूम क्यों हैं? मियाँ साहब वज़ीर-ए-आज़म को दर बदर करने और सियासी खुद मुख्तारी को दाव पर लगाने की जो दास्तां आपने सुनाई है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ बारहा सुना चुकी है बल्कि किरदारों के नाम ले चुकी है। ब्रिगेडियर इम्तियाज़, जनरल ज़हीरुल इस्लाम, इन किरदारों से पर्दे उस सियासी जमात की जुर्रत ने चाक किए हैं जो कल ही उनके सीनियर रहनुमा फ़रतुल्लाह बाबर साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाशगाफ किया कि सिक्योरिटी इदारे के अहलकार कर्नल मुगीस सिंध से कर्नल आबिद अली शाह पीपल्स पार्टी के अरकान पर दबाव डाल रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं। सिंध ही में बदीन से मेजर शहजाद का भी नाम उन्होंने डंके की चोट पे लिया। मियाँ साहब, सियासी और अस्करी ताल्लुकात की ये ऊंच नीच, ये डिबेट, ये बहस 70 साल पुरानी है। आप इस दास्तान के नए शरीक ज़रूर हैं कि जो यकायक फ़कत अपनी ज़ात के दिफा के लिए महसूस होता है, सांप सीढ़ी के इस खेल को दफना देना चाहते हैं। और मियाँ साहब, नाम ना लिए बगैर एहतजाज की कॉल दे तो चुके हैं, लेकिन क्या आवाम को यूं सड़कों पर नकाल इन्हें टैंकों के आगे लेट जाने का सबक क्या मियाँ साहब सिखा सकेंगे इस दफ़ा, जबकि कीप इन माइंड दफ़ा 144 भी लग चुकी है? इससे सबसे पहले बात करेंगे मोहम्मद ज़ुबैर साहब से। गवर्नर हैं सिंध के। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर हाजिर होंगे। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई।
वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। हमारे साथ मोहम्मद ज़ुबैर साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं, PMLN के गवर्नर भी हैं सिंध के। ज़ुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी ज़ुबैर साहब, गालिबन मियाँ साहब ने जेल जाने से पहले अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से थोड़ी देर कबल की है और आज भी अनफॉर्चुनेटली किरदारों का जिक्र किया मगर बेनाम रखा गया, नाम लेके नहीं किसी से मुखातिब हुए। जब वो कहते हैं कि मुझे बताओ किस लाडले को बचाना चाहते हो, किस लाडले को वजीर आजम बनाना चाहते हो, तो मियाँ साहब का ये सवाल है किससे? मेरा ख्याल है महज ये इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये सबको पता है। जब आप खुद अपने प्रोग्राम में ये कहती हैं कि 23 या 21 शहरों में डॉन इस वक्त नहीं देखा जा रहा, एक मैं प्रोग्राम आपका देख रहा था और आपने ये भी कहा कि ये पैमरा नहीं कर रहा है, ये इसमें हुकूमत पाकिस्तान नहीं है, तो मेरा ख्याल है ये इस चीज पर बहस करना और हमें आगे पेश करना कि जी आप सबसे पहले बढ़ के बताएं। मेरा ख्याल है पूरे मुल्क में पता है, सबको अंदाजा है कि जो इदारे हैं जिनका काम है इस किस्म की चीजों को रोकथाम करना, या अगर हम जुडिशल प्रोसेस में फेयरनेस की बात करते हैं तो वो तो जाहिर है जुडिशरी से ही उसको हम मुखातिब कर रहे होते हैं, और अगर कोई दूसरे इदारे हैं जिनका कोई रोल है अगर किसी, तो फिर मेरा ख्याल है जब कोई आके वजाहतें करता है तो वजाहत ही से इंसान को पता चल जाना चाहिए। जाहिर है जब आप हुकूमत में होते हैं, मैं तो हुकूमत में हूँ, इस वक्त गवर्नर हूँ, तो मेरी तो कुछ ना कुछ मजबूरियां जरूर हैं। अच्छा, तो फौज की बात करें, मैंने इसलिए सर ये पूछा क्योंकि उन्होंने कहा कि सीने में बहुत राज हैं पिछले 1-1.5 साल से, अब तो ये आखिरी टाइम था सीने के राज जो है वो नाम लेके बता देते। पीपल्स पार्टी जो है वो कर्नल और ब्रिगेडियर्स के नाम लेके बता रही है कि सिंध में उन्हें कहाँ कहाँ उनके कारकुनान को दबाव का सामना करना पड़ रहा है। हर एक की अपनी स्ट्रेटेजी होती है, लेकिन उससे मेरा ख्याल है उससे जो इशू है उसको नहीं आप डाइल्यूट कर सकते कि चूंकि नाम नहीं दिया तो इस वजह से कोई इशू नहीं। ओके ज़ुबैर साहब, एक और बात बताइए, मियां साहब ने आज कॉल दे दी है। आपने भी महर अपने प्रोग्राम में नाम नहीं दिए थे, आपने भी यही कहा था कि ये बंद है और ये क्यों बंद है। हाँ। डॉन बंद है, कितने 2 महीने से उस पर अताब है। हाँ। जियो बंद रहा है 2 महीने तक, जियो न्यूज। तलत हुसैन का आर्टिकल नहीं अपीयर हो सकता। बाबा एक सवाल आपसे ज़ुबैर साहब, ये बताइएगा सर कि अब मियां साहब ने 2 टोक अल्फाज में कॉल भी दे दी है तमाम तर वर्कर्स को, कहा है अपने घरों से निकलो, खवातीन बेटियां सब बाहर आएं, डंके की चोट पे ये ऐलान किया है सर, और कहा है कि तमाम तर मुश्किलात जो हैं, जो रुकावटें हैं उनका सामना करें और आएँ एयरपोर्ट पे पहुंचें, हम पहुंच रहे हैं। ये 2 टोक कॉल दे चुके हैं सर, और आप यकीनी तौर पर जानते होंगे कि एट होम दिफा 144 नाफिज कर दी गई है। सो क्या पैगाम दे रहे हैं मियां साहब? एक तो मेरा ख्याल है टाइमिंग जो था ना फैसले का, उसमें बड़ी गलती हो गई। जिन्होंने भी डिसाइड किया था फैसले का, वो जुलाई में इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले वो करके मेरा ख्याल है इलेक्टोरल प्रोसेस को इम्पैक्ट नेगेटिवली PMLN के लिए करना चाहते थे। लेकिन साथ ही इलेक्शन भी हो रहा है और रोज लोगों ने बाहर भी निकलना होता है, जुलूस भी होते हैं, जलसे भी होते हैं, कॉर्नर मीटिंग भी होती है। अब उस माहौल में आप सेक्शन 144 लगा दें तो अब कितने दिन तक आप सेक्शन 144 लगाएंगे? तो आप खुद सोचे ना कि ये क्या इलेक्टोरल प्रोसेस का ये सही तरीका है? इस तरह से एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया जाता है कि आप सेक्शन 144 लगा दें? और अगर कोई दूसरी जमात ये पूछे कि जी ये तो सेक्शन 144, अगर मियां नवाज शरीफ ने अगर कोई कसूर किया है तो PTI को या पीपल्स पार्टी को या जमीयत उलमा इस्लाम को क्यों रोका जा रहा है जलसे जुलूस करने से? इलेक्शन हो रहे हैं, सबने अपनी कैंपेन करनी है। तो इसी से इसकी मेरा ख्याल है उनसे एक बहुत बड़ी ये गलती हो गई है कि जी ये जो फैसला सुनाया गया था इलेक्शन से पहले ताकि वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करे, बट उसने इलेक्टोरल प्रोसेस को भी तो बुरे तरीके से मुतासिर करेगा। और मैं अगर कोई इंडिकेशन देखने लोगों के जज्बात का, तो कैप्टन सफदर जिस दिन उनकी पेशी गिरफ्तारी थी, पिंडी का जो माहौल था उस वक्त लोगों के जज्बात जो थे वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। तो मेरा ख्याल है इसको अगर आप एक दिन, अगर आप जुलाई की 13 तारीख को सेक्शन 144 लगा के बंदूकों के जोर पर और जबरदस्ती पकड़ धकड़ करके जो शुरू भी हो चुका है पिंडी में, कल ही के दिन 300 वर्कर्स को, सीनियर लेवल वर्कर्स को उठाया है, तो ये कोई दुनिया इसको इस तरह से नहीं देखती है। पाकिस्तान में उसको आप जिस तरह से भी दबा देंगे, और ये आज के दबाने की बात नहीं, ये बड़ी हिस्ट्री इस वक्त लिखी जा रही है। और ये ज़ुबैर साहब फैसला इटसेल्फ
प्रोसेस जिससे फेयर ट्रायल नहीं हुआ उसका जी जुबैर साहब एक सवाल है, राइटली और रॉन्गली दफा 144 लग तो गया, ये तो डिबेटेबल है कि सही है गलत है बट लग गया, तो ये तबले जंग नहीं है क्या? ये ऐलान जंग नहीं है मियां साहब की तरफ से कि भाई लगा हुआ है? ये तो हाउ इज दिस एनी डिफरेंट फ्रॉम सिविल नाफरमानी जिसका ऐलान इमरान खान ने आपके दौर में किया था? मेरा ख्याल है उसको दोनों को कंपेयर करना बिल्कुल दुनिया सर स्टेट के खिलाफ ही जा रहे हैं। एक तरफ तो नहीं, बहुत मुख्तलिफ है। एक तरफ तो आप ये जिसका एक तरफ तो आप ये कहती थी और आपके जैसे दूसरे एंकर हजरात और मीडिया वाले कि जी वो टर्की में लोग टैंकों के आगे आगे थे, आप जब आपके खिलाफ फैसला आएगा तो लोग आएंगे, और बिल्कुल मजाक उड़ाया जाता था। अब आप ये कह रही हैं कि सेक्शन 144 की अगर कोई खिलाफ वर्जी करने जाएगा तो वो उसकी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा। मेरा ख्याल है इमरान खान की सिविल नाफरमानी और इसको कंपेयर करना बिल्कुल दो। सर इधर मार्शल लॉ तो नहीं लग रहा ना, आप तुर्की की बात करते हैं तो इधर कौन सा मार्शल लॉ लग रहा है? आप चाह क्या रहे हैं एग्जैक्टली? अब ये तो देखे ना, ये तो पहले मैं आपसे समझना चाह रही हूँ ना सर, इतनी ब्लीक पिक्चर आज मियां साहब ने पेंट की। उन्होंने कहा कि पूरे पाकिस्तान को मैं जेल बनता देख रहा हूँ, ब्लीक पिक्चर है। उन्होंने कहा कि मीडिया के गले घोंट दिए गए हैं, सब खामोश है, ब्लैक पिक्चर उन्होंने आज पेंट कर दी। पाकिस्तान जेल नहीं है, हमारे गले नहीं घोंटे गए सर। मीडिया वालों को, आपको नहीं पता मीडिया वालों को धौंस दिया जाता है? सर चंद लोगों को शायद किया गया होगा, मुझे नहीं किया, मेरे कॉलीग्स को नहीं किया, मेरे रिश्तेदारों को नहीं किया जो मीडिया पे हैं। बहुत से लोग हैं जो अभी भी आजादाना सहाफत प्रैक्टिस कर रहे हैं और डंके की चोट पे कर रहे हैं सर। बहुत हैं, आप जैसे हैं, आप जैसे महर बासी जैसे हैं, एंड आई फुली, ये तो कभी कोई कह ही नहीं सकता कि द एंटायर मीडिया इज ऑब्वियसली गैंग्ड अप। देयर आर मीडिया पीपल जो मुश्किल हालात में और जबरदस्त तरीके से, नॉट ओनली नाउ, पिछले 10-15 साल से कर रहे हैं, जबरदस्त काम कर रहे हैं, आप उनमें सरे फहरिस्त हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जब हम कहते हैं ना फ्री मीडिया और बिल्कुल इंडिपेंडेंट मीडिया, तो इसको अगर इस वक्त आपसे भी मैं कहूँ कि आप अपने दिल पर हाथ रख के कहें कि पाकिस्तान में इस वक्त इंडिपेंडेंट मीडिया है, तो आप भी एग्री करेंगे कि इंडिपेंडेंट मीडिया नहीं है। और इंडिपेंडेंट मीडिया का रेगुलेटर नहीं कुछ कह रहा। सर मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहती, कुछ हिस्सों के ऊपर मालकान का प्रेशर है, कुछ हिस्सों के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट का प्रेशर है, हैं प्रेशर्स हर जगह मौजूद होते हैं, मगर एक लार्ज चंक आजादाना भी है। आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट डिबेट। मेरा आपसे कहने के सर मैं समझना चाह रही हूँ, इतनी ब्लीक पिक्चर कि मियां साहब कहते हैं आज मैं जेल देख रहा हूँ, तब वापस आ रहा हूँ, पूरा मुल्क मुझे एक जेल तस्वर हो रहा है। दिस कंट्री इज नॉट अंडर डिक्टेटरशिप राइट नाउ, देयर इज नो मार्शल लॉ। पूरा मुल्क जो है वो नहीं एक जेल की तस्वीर कशी कर रहा। दूसरी जानिब सर मैं अभी भी समझने से कासिर हूं कि वो चाह क्या रहे हैं कि जब लोगों को कहा जा रहा है कि बाहर निकलो, हर रुकावट का सामना करो। व्हाट सर, ये तो अगर इलेक्शन से पहले इधर खून खराबा हो गया तो किसकी जिम्मेदारी होगी? देखिए आप गो के आपके डीएनए में नहीं है आपके लोगों के लड़ना झगड़ना, मगर व्हाट इफ? अच्छा ठीक है, मैं जवाब दे दूं। मैं ये कह रहा हूँ जिस कॉन्टेक्स्ट में आप सिर्फ ये कल एक फ्लाइट की बात नहीं कि वो परसों आ रहे हैं और जेल में जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि पूरा जेल, यहाँ से हिस्ट्री नहीं शुरू हो रही, हिस्ट्री बहुत पहले से शुरू हो रही है और वो हिस्ट्री का हिस्सा है ये सारा प्रोसेस जो रन किया है। ड्यू प्रोसेस रन नहीं हुआ, जो उन्होंने सवालात आज भी पूछे हैं उसका कोई जवाब दे दे कि जी 2 वज़ीर आज़म, अगर वज़ीर आज़म ही का अकाउंटेबिलिटी इस तरह से होनी है तो 2 वज़ीर आज़म की इसी कोर्ट में हो रही है, उसकी तारीखें कितनी देर के बाद लगती हैं, उसमें अकाउंटेबिलिटी ऊपर मॉनिटरिंग जज क्यों नहीं बैठा हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट की क्यों नहीं हदायत है कि 6 महीने में कंप्लीट किया जाए, उसमें पर्सनल अपीयरेंस की एग्जेम्पशन क्यों है? ये बड़े बेसिक क्वेश्चंस हैं। ये सवाल आप आज उठा रहे हैं, सिविल मिलिट्री डिबेट, ये बिल्कुल सर जुबैर साहब, और आप बहुत दो टोक और वोकल रहे हैं एंड यू मच अप्रिशिएटेड फॉर दैट, और पहले से, अब नहीं पहले से, मगर सिविल मिलिट्री डिबेट, ये तनाव, ये खींचातानी, ये आज की बात नहीं है, 70 साल डिबेट है हमारी, जिसके अंदर आज इसका हिस्सा नवाज शरीफ बने हैं, जब उन पे दबाव आया है, जब उनके ऊपर केसेस और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उनके नजदीक फॉलो नहीं हुआ सर। सो जब वो ये कहते हैं, मेरा सवाल सुन लें फिर आप जवाब दीजिए सर, कि जब वो कहते हैं कि इस मुल्क में वज़ीर आज़म को अपनी टेन्योर्स पूरी नहीं करने दी, तो सर मेरा ये सवाल है कि इन सारे वाकयात की एक बड़ी वजह मियां साहब खुद थे, एक बड़ा सबब मियां साहब खुद थे। सो हाउ हैज ही ओवरनाइट बिकम द चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी सर? जी मैं जवाब दे देता हूँ इसका। देखिए मियां साहब की आप एक बिल्कुल ही स्टार्टेड
अंडर अ मिलिट्री रूलर जनरल ज़ियाउल हक की सरपरस्ती में उन्होंने पॉलिटिक्स में आए और फुल बेनिफिट भी उठाया उसका। लेकिन 93 अप्रैल में he became truly a democratic leader. Really? 99 में उनके खिलाफ मार्शल लॉ लगा। मेमो गेट में काला कोट उन्होंने नहीं पहना था, यूसुफ रजा गिलानी को घर नहीं भेजा था, फकत 5 साल कबल सर। एक आखिरी वजीर आजम जिसको जाने के ऊपर उन्होंने बिस्मिल्लाह की, लब्बैक की, वो तो यूसुफ रजा गिलानी थे ना सर। आई डोंट नीड टू गो बैक 3 decades फॉर दैट। और आप कह रहे हैं 93 से ही वाज अलमबरदार बन गए जमहूरियत के? नहीं, आप you can criticize Nawaz Sharif for certain actions during the period 2008 and 2013 जिसमें मेमो गेट के हवाले से उन्होंने खुद अपनी गलती भी एक्सेप्ट की है। बट हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, 99.9% की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं बात कर रहे कि वो उधर जाके किसी मिलिट्री के साथ मिलके कोई प्लानिंग कर रहे थे यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ। हम ये बात कर रहे हैं कि वो जद्दोजहद में मार्शल लॉ भी है, उस जद्दोजहद में जेल और जिला वतनी भी है, उस प्रोसेस में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी है, उस प्रोसेस में पिछले ये 2-4 साल की जद्दोजहद भी शामिल है। व्हाइल ही वाज द प्राइम मिनिस्टर फॉर द कंट्री एंड ही वाज नॉट बीइंग अलाउड टू डू द काइंड ऑफ वर्क जिसके लिए अवाम ने इलेक्ट किया था। सर अब अवाम को फैसला करने दे। मेरे आखिरी 2 सवाल हैं आपसे जुबैर साहब जी। अच्छा, आखिरी 2 सवाल हैं सर क्विकली। मियां साहब ने आज कहा कि अब स्टेट विद इन स्टेट, रियासत के अंदर रियासत नहीं रही, अब रियासत के ऊपर एक रियासत आ गई है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे मुख्तसरन? देखें, एक तो बिल्कुल ये आपने यूसुफ रजा गिलानी की एग्जांपल दी थी, तो यूसुफ रजा गिलानी ने असेंबली में जाके ये कहा था कि रियासत के अंदर रियासत हम अलाउ नहीं करेंगे। इसका मतलब ये रियासत के अंदर रियासत थी। और महर मसला ये है कि यहाँ डिबेट खुल के हो नहीं सकती है। हो सकता है कि हमारे कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यू सही ना हो, लेकिन जब तक इस मुल्क में खुल के इस बारे में डिबेट नहीं होगी वंस एंड फॉर ऑल, ये मुल्क चलेगा कैसे, इस गवर्न सर? ये डिबेट 70 साल से हो रही है मेरे प्यारे भाई, 70 साल से डिबेट हो रही है। 70 साल की हिस्ट्री है, तो ये तो नहीं हो सकता ना कि 70 साल की हिस्ट्री है तो आगे और 70 साल चलने दी जाए। 70 साल की हिस्ट्री है तो लोग फिर खड़े भी होंगे, सवाल भी पूछेंगे। पाकिस्तान हैज पेड अ प्राइस फॉर दैट हिस्ट्री। सर अभी 3 साल पहले आपने फौज को कहा था कि फैसिलिटेटर का रोल अदा करें, उसके बाद फैजाबाद के अंदर उनको साइन करवाया हुकूमत बचाने के लिए। हमने कारगिल कर दिया विदाउट एनी रीजन। आप कह रही हैं कि वो इस पर डिबेट भी ना हो? बिल्कुल हो सर, डिबेट हो रही है 70 साल से। हम स्पेशली हम सहाफी अपनी जानें सामने रख के डिबेट कर रहे हैं। हमें मार दिया जाता है, हमें उठा लिया जाता है, हमें धमकाया भी जाता है, बट कर रहे हैं सर। इस डिबेट के बानी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नहीं है। ही इज न्यू टू दिस डिबेट। दैट बीइंग सेड सर क्विकली, बिल्कुल सही है। हम कौन सा कह रहे हैं कि आप उनको वो दें, अच्छा तमगे जमहूरियत लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आज अगर वो ये बात कर रहे हैं तो इसमें गलत बात किया है। आज अगर हम ये कह रहे हैं कि डॉन बंद क्यों किया जाता है, तो आप कह रही हैं कि अब 70 साल पहले भी। सर मैं कह रही हूँ ये डिबेट अपनी जगह है और जाती एहतसाब अपनी जगह है। मैं ये कह रही हूँ बिल्कुल करें सर, सर आंखों पे करें, प्लीज डू इट, इट्स अबाउट टाइम यू डू इट। मगर अब बाय द वे उनके खिलाफ मार्शल लॉ लगा था ना, हाँ जी, और फिर वो बात को 20 साल हो चुके हैं। वो फिर अंडरस्टैंडिंग करके मुल्क से बाहर भी चले गए थे ना सर? नहीं, एक सेकंड महर, लेट मी पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। ओके, फर्स्ट चीज ये है, आपकी नजर में और पूरे पाकिस्तान की नजर में इमाम खोमैनी वाज द ग्रेटेस्ट डेमोक्रेटिक लीडर। वो बाहर बैठ के ही उन्होंने जद्दोजहद की थी। तो प्लीज डोंट टेल कि जद्दोजहद करने का तरीका क्या होता है। और जब जेल में होते हैं ना, 99 में मार्शल लॉ लगा, गलत लगा सर, मगर गलत लगा। उसके बाद वो अटक जेल में भी थे और उसके बाद मार्शल लॉ गलत, जमहूरियत सही, जाती एहतसाब सही, जाती एहतसाब को जमहूरियत की जंग बनाना गलत। ओके सर क्विकली मैं सिर्फ कंप्लीट कर लूं, बहुत बड़े बड़े अजीम लीडर जिसमें मैं इमाम खोमैनी भी शामिल हैं, एक्यूनर भी शामिल हैं, और भी बहुत हैं जिन्होंने जद्दोजहद समझ के ये कि एग्जाम में ज्यादा इफेक्टिवली जद्दोजहद कर सकते हैं। तो ये जो आप लोगों का स्टैंडर्ड है ना कि नहीं जी वो कॉल कोठरी में ही बैठ के हो, नहीं, और अब तो पाकिस्तान इन्होंने एक हिस्ट्री में एक नई चीज इजाफा कर रहे हैं कि वो नॉट ओनली ही इज कमिंग नोइंग फुली वेल के 10 साल की जेल है, उनकी बेटी। बिल्कुल। अब ये मेरा पॉसिबली आपसे आखिरी सवाल है। मियां साहब ने यही कहा कि मेरी बेटी का क्या कसूर है, उन्होंने कोई ओहदा नहीं रखा, वो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। आज एक बेटी को नहीं पूरी कौम की बेटियों के खिलाफ ये फैसला आया है सर। कन्विक्शन हुई है गलत बयानी पे, फौज डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, तो कौम की हर बेटी ने फौज डॉक्यूमेंट नहीं। पहली बात ये है महर, जब हम कहते हैं ना कि शी हैज नेवर हेल्ड एनी पब्लिक पोजीशन, वो डॉक्यूमेंट फोर्ज था या नहीं था
that was between two private citizens. नैब की तारीख में क्या दुनिया की तारीख में कभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स ने प्राइवेट उस पर दो आपस में जिसको रिसीव हुआ है वो भी उसको कोई एतराज नहीं है, जिसने किया उसको भी कोई एतराज। कोइंसिडेंटली वो दोनों बच्चे हैं, साहबजादे और साहबजादी हैं थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर के। सेक्शन 9 कहता है आपका नैब का कि अगर आप ना साबित कर सकें अपना ज़राए आमदन या अपना लाइफस्टाइल, और अगर वो ना जस्टिफाई करे आपकी इनकम, then you will be spoken about कि आपकी again long debate sir, again I don't want to get into this. long debate है क्योंकि वो long debate जो है ना वही प्रीमाइस ही गलत है। Okay. हम ये कहते Could be possibly sir, you have a right. एक सेंटेंस बोल दूं। जी बिल्कुल। मैं एक सेंटेंस बोल दूं। जो जज साहब ने ये कहा है ना, जिस पर 10 साल दिए है पहले इन द फर्स्ट प्लेस नवाज शरीफ साहब को, उन्होंने ये कहा है कि बेनामदारी के सिचुएशन में चूंकि एसेट वो ओन नहीं कर सकते थे, बहुत छोटे थे उनके बेटे, देयरफॉर बेनामदारी इज नवाज शरीफ। और वो इसलिए है कि जर्नली, आई मीन दिस इज व्हाट द जज इज राइटिंग, कि जर्नली हमारे सोसाइटी में आप फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करते हैं। I mean, do you convict a person for 10 years? And by the way, in case of Mr. Nawaz Sharif, every Pakistani knows that the financial matters were handled not by Nawaz Sharif for his children, but by his father. सर मेरा आखिरी सवाल, कौमी तारीख का सबसे बड़ा रेफरेंडम कहा है इसको मियां साहब ने, अगर आप लोगों की वाज़े जीत नहीं होती तो हम सोचें कि आपका बयान आज आप जो भी कर लें, आज कोई भी बैठ के भुट्टो के केस को डिफेंड नहीं करता कि उनको कत्ल सही किया था। आजकल कोई भी बैठ के मौलवी तमीजुद्दीन के हवाले से कोई नहीं कहता, जफर अली शाह के केस में कोई नहीं कहता। एंड दिस इज द वर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ दोज केसेस, दिस इज द वर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ दोज केसेस। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, खैरियत से वापस आइए मोहम्मद जुबैर से का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद फिर वापस आते हैं। मियां साहब, इलेक्शन से पहले क्या अगर मुल्क में अदम इस्तेहकाम हुआ, क्योंकि वो कॉल दे चुके हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन अपनाएगा? जनरल लोधी से भी पूछेंगे, इंटीरियर मिनिस्टर हैं सेटअप के, हमारे गेस्ट से भी बात करेंगे। स्टे विद अस, वी आर गोइंग टू बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। हमारे साथ जनरल नईम खालिद लोधी साहब मौजूद हैं। लोधी साहब, मुझे एक बात बताइएगा कि ये अभी जो ऐलान किया है मियां साहब ने आज के सारे निकलें और बेटियों बहनों के साथ निकलें, सारी रुकावटें पार करके निकलें, नो मैटर व्हाट द ऑब्स्टिकल इज, और अगर आवाज़ ना उठाई निकले नहीं तो ये गद्दारी के मुतरादिफ होगा। सर, दफ़ा 144 लगी है, व्हाट इज द गवर्नमेंट हैव प्लान्ड? जी, बेसिकली तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटीरियर मिनिस्ट्री की है, लेकिन साफ ज़ाहिर है कि वो हमें कह सकते हैं हेड ऑफ सिविल पावर जब भी वो कहें। लेकिन जो मैं समझता हूँ अगर 3 प्रिंसिपल्स का हम पास रखें तो ये मुमकिन है कि ये मामला आराम से गुजर जाए। और वो 3 प्रिंसिपल मेरी नज़र में ये हैं। पहली बात तो ये है कि लोगों को अपने लीडर के साथ प्यार का इजहार करने का मौका मिलना चाहिए, जिसका ये मतलब है कि फैसला तो इंटीरियर मिनिस्ट्री का है कि किसी न किसी तरीके से छोटे छोटे जत्थों में या किसी तरीके से उनको इजाज़त दे दें, बहुत बड़े हजूम ना बनाएं, लेकिन किसी तरीके से वो उनका इस्तेमाल कर सकें। ये पहली बात है। दूसरी बात ये कि कानून को अपना रास्ता पूरा लेना पड़ेगा। कानून का जो कहता है, कानूनी तौर पे जो इंस्टीट्यूशन ने करना है उसमें कोई रखना ना डाला जाए। नैब ने जो करना है, अगर जो वो समझती है कि कानून के मुताबिक उनको एप्रीहेंड करना है, बिल्कुल वो होना चाहिए। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो असासे हैं मुल्क के, लाइक एयरपोर्ट, लाइक एनी अदर बिल्डिंग, उसको बिल्कुल कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो मेरा ख्याल ये है कि इंटीरियर मिनिस्ट्री ने इस चीज़ के इंतजाम कर लिए और तमाम मावनत उनको हासिल होगी। अगर किसी और को बुलाएंगे, अभी तक तो उन्होंने मुझे कहा नहीं है। ओके सर, क्विकली मुझे बताइएगा कि आप टेक्निकली फौज के बॉस हैं सर, फौज भी कल बोल पड़ी, काफ़ी सब्र का मुजाहरा किया है, सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा है, महसूस हो रहा है सर। तो मुझे बताइए कि आपकी कोई बात हो रही है अपनी इंस्टीट्यूशन से जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या हो रहा है? जी, इंस्टीट्यूशन से तो अभी उस तरीके से तो साफ है कि इंस्टीट्यूशन के साथ मेरा रास्ता तो है, क्योंकि वो एक लिहाज से मेरे कमांड में भी आते हैं। उसमें यह है कि बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है जो आज हैं। हम तो मैं केयर टेकर कैबिनेट में हूँ, इसलिए कोई वो सियासी बात नहीं कर सकते। लेकिन जो चीज़ नजर आ रही है एक न्यूट्रल पाकिस्तानी को, कि जिस कदर एक रिफ्ट और गहरा दरार डाली जा रही है सोसाइटी के अंदर, जिस तरफ से भी जो काम हो रहा है, ये बहुत खतरनाक है। और किसी को ये कौन जिम्मेदार है इसका सर?
اس کے ذمہ دار میں کسی کی ذمہ داری اس وقت پوشن کرنا نہیں چاہوں گا، لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ ذمہ دار کوئی ایک نہیں ہے. اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کون کون ذمہ دار ہو سکتا ہے. لیکن یہ سب کے سوچنے کا مقام ہے کہ اگر یہ رفت گہری ہو گئی تو خدا نہ خواستہ سوسائٹی میں اتنے گہرے دراڑ پڑ جائیں گے، اللہ خیر کرے، بہت سالوں تک بالکل وہ زخم منتقل ہونے مشکل ہو جائیں گے. بہت بہت میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس چیز کو برج کیا جائے جتنی جلدی ہو سکے. بہت بہت شکریہ. جنرل نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ ڈیفنس منسٹر موجود تھے. ایاز، ستارہ ایاز صاحبہ، فرسٹ کنڈولنسز، انا للہ و انا الیہ راجعون. آئی ڈونٹ ہیو ورڈز. ہم نے آج بات بھی کی، اسی کا ذکر کیا کہ دو چیلنجز ہیں بڑے آج سیاستدانوں کو. ایک سیکیورٹی کا ایشو ہے، ایک احتساب ہے جو آپ دیکھ رہی ہیں، ایک اور جنگ بھی لڑی جا رہی ہے. سائملٹینیسلی آپ لوگ جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، ایک ہی خاندان، نسل در نسل. پھر آپ کی پارٹی کوئکلی چیف جسٹس کے اوپر ایف آئی آر کاٹنے کا کہا تھا اسفندیار ولی صاحب نے. دیکھیں جی، جس وقت یہ سیکیورٹی کا ایشو چلا اور ساری سیکیورٹی واپس لے لی گئی سیاستدانوں سے، تو ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ نہ لیں، لیکن جن کو تھریٹس ہیں اور جو آلریڈی انڈر تھریٹ ہیں اور ان کو باقاعدہ تھرو نیکٹا اور تھرو پولیس بار بار ان کے پاس ان رائٹنگ آ رہے تھے چیزیں، تو ایٹ لیسٹ ان سے نہ لیں. اور اے این پی ویری انفارچونیٹ، لیکن اے این پی تھرو آؤٹ انڈر تھریٹس رہی ہے، اس کے تمام لیڈرز. تو جب ان سے لیا گیا تو اس وقت اسفندیار ولی آر لیڈر ہی سیڈ ویری اوپنلی کہ اس کو نہیں لینا چاہیے، اس سے کہ ایک تو الیکشن بالکل قریب ہے، اوپر سے تھریٹس پہ تھریٹس آ رہے تھے. تو یہ چیزیں انہوں نے اس وقت بھی اس پہ احتجاج کیا تھا. اور آج ہم وہی چیز دہرا رہے ہیں کہ ہمارے بار بار کہنے سے کہ اگر ہارون بلور شہید کو یہ سیکیورٹی ہم مل جاتی، ہم یہ نہیں کہتے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے زندگی اور موت، اور خودکش کو آپ نہیں روک سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے، لیکن ایٹ لیسٹ اس کو اجازت ہوتی، ریگریٹس نہ ہوتے، یہ ریگریٹس نہ ہوتے. آج جب ہم بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہوتا تو اس کو بلٹ پروف گاڑی نہیں الاؤڈ کہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ نہیں کر سکتا. اگر وہ افورڈ کر رہا ہے اور اگر اس کے پاس پہلے سے ہے، یہ نہیں کہ ابھی لے رہا ہے، تو ہی شوڈ کہ اگر اس کو تھریٹس ہے تو کیوں نہ وہ یوز کرے. تو یہ ہمارا بہت بڑا گلہ ہے چیف جسٹس صاحب سے کہ ہم نے بار بار کہا بھی کہ یہ ہم لوگوں کا حق بھی تھا ادھر اس وقت. مگر بہت بڑا دل جگرا دکھایا ان کے صاحبزادے نے بھی جب کہا دیکھیں، اگر آپ ہارون بلور کو سنتے جس وقت اس کے والد کی شہادت ہوئی تھی، ہی سیڈ the same things کہ ہم نے اینڈ آپ دیکھیں کہ آپ اگر پیپلز پارٹی کی شہادتیں دیکھتے ہیں، وہاں پہ ایک خاندان نہیں تھی. آپ کے پی میں آئے تو ایک ہی خاندان کی شہادتیں، آگے پیچھے اور ایک ہی جیسے. اور آج انہی کا پوتا، انہی کا بیٹا اس زمین کے لیے اٹھ کے بول رہا ہے. جس وقت اس کے والد کی شہادت ہوئی، ایک 20 سالہ بچہ، ہم اس کو بچہ ہی کہیں گے، 20 سال کا، جو کہ یونیورسٹی اور کالج کا زمانہ ہے اس کا، اور وہ اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ اس زمین کے لیے، اس دھرتی کے لیے ہماری جانیں حاضر ہیں ہم. اور وہ اتنا اس کا دل ہے کہ وہ اپنے والد کے ایمبولنس کے اوپر بیٹھ کے وہ دیکھ رہا ہے. تو میرے خیال سے یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور یہی کہوں گی کہ وہ لوگ جو اے این پی کے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ جی اے این پی، تو اے این پی اور کیا کرے اس دھرتی کے لیے، اور کس طرح اپنے آپ کو بتائے کہ ہم کیا ہیں، اس ملک کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. اس سے زیادہ میرے خیال سے آج کا دن بشیر بلور شہید کا، وہ بھی بہت ہی ہم پہ مشکل گھڑی تھی. مشکل فیصلہ کہ الیکشن کا بوائیکاٹ نہیں ہوگا، آپ کنٹینیو کریں گے. اور پھر ہمارے میاں صاحب کے ایک اکلوتے بیٹے کی قربانی، اس کے بعد ہمارے بے تحاشا کارکن. آج آپ دیکھ لیں، ہارون بلور شہید آپ کے سامنے ہے، لیکن ساتھ میں آپ وہ 20 اور لوگوں کا بھی دیکھیں جو جنازے اٹھے ہیں. آج جو کوہرام مچا، ہم نے بڑی کوشش کی، ہم بڑے بولتے رہے سارے پالیٹیشین کہ ہم اور آگ کا دریا نہیں ہوگا پشاور میں، لیکن آج ہم سب فیل ہو چکے ہیں. آج پھر وہی چیز ہے. ایک چیز مہر ہمیں آج ایک گلہ اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب اسلام میں بھی یہ کہا ہے نا کہ آپ کے جسم کا ایک حصہ بھی درد کرے تو وہ آپ کے بھائیوں کا، تو آپ کو بھی وہ فیل ہونا چاہیے.
آج پشاور سے 21 جنازے اٹھے ہیں جوان اور بچوں کے. دیکھیں 45 سال 25 سال 35 سال 12 سال کے بچوں کے جنازے آج اٹھیں. ایک گھر سے 3 جنازے اٹھیں. اور آج ہماری پارٹیاں, اگر آج کسی بھی پارٹی نے کہیں پہ اگر اپنا جلسہ منسوخ کیا ہوتا, تحریک انصاف نے کیا, آج نہیں کیا, آگے اپنے جو خیبر پختونخوا کے جلسے نہیں, خیبر پختونخوا میں اوورآل پاکستان کی, دیکھیں خیبر پختونخوا ایک حصہ ہے پاکستان کا. بالکل. ہم اس وقت یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ابو پالیٹکس, ہم دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں تو سب نے مل کے کرنا ہے. آج اگر ہماری پارٹی کا ہے, خدا نہ کرے اللہ کسی پہ یہ وقت نہ لائے, کل کو کسی اور پہ بھی یہ آ سکتا ہے, تو ہم اگر چیخ رہے تھے 5 سال کے 1 ہو جائیں کم از کم اس پہ. صرف آرمی پبلک اسکول کا جب یہ ہوا اور نیشنل الیکشن پلان پہ سارے لیڈرز بیٹھ کے انہوں نے سائن کیا, 5 سال حکومت رہی, انہوں نے کچھ نہیں کیا. ہم چیختے رہے کہ صرف ضرب عذب نہیں تھا کہ آپ نے وہ انرجی اور وہ ول نہیں تھی اس نیریٹو کو کوش کرنے کی جو ایکسٹریمزم صرف ضرب عذب دیتی ہے جس کے اوپر وہ فیڈ آن کرتی ہے. باقی 19 جو نکات تھے وہ تو کسی نے اس کو فالو نہیں کیا, ایکشنیبل نہیں تھے. ہم اسی کے اوپر دکھی رہے. میاں صاحب نے بھی جو اب کریڈٹ سب لیتے ہیں مگر کسی نے بیٹھ کے نہیں کہا کہ بھئی آئیے اس کے اوپر کتنا پیش رفت ہوئی ہے, کتنا امپلیمنٹیبل رہا ہے. کیا رول رہا بی بی, میں نے تو نیکٹا کے چیف کو انٹرویو کیا, وہ تو کہتے آئے کہ میں سال میں 4 میٹنگز ہونی تھی میاں صاحب کے ساتھ, کہتا ہوا ایک دفعہ بھی نہیں انہوں نے ہمیں بٹھایا. کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ ہمیں اپنی پولیٹیکل وہ جو کہتے ہیں نا اپنی کرسیوں کو بچانا تھا. ہمیں عوام کی تو فکر ہی نہیں رہی. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے. اسٹے وتھ نیوز. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. حیدر زمان صاحب, میں آپ سے پوچھ رہی تھی, آپ نے دیکھا ANP سیکریفائزز دے رہی ہے. اگر روشن خیالی پروگریسو جماعت کا ذکر کرتی ہے تو اس میں اپنے خون کا حصہ ڈال رہی ہے. پیپلز پارٹی بھی یہ کر چکی ہے سر. سو جمہوریت کے لیے یا سول ملٹری بیلنس کریٹ کرنے کے لیے کیا PMLN نے وہ سیکریفائزز یا اپنا انپٹ دیا ہے فرسٹلی, اینڈ سیکنڈلی کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ سیاسی شہادت امپریس کرنے جا رہے ہیں یا چاہ رہے ہیں نیریٹو کو مکمل طور پہ چینج کر کے میاں صاحب؟ مہر, بہت شکریہ آپ کو. آئی ہوپ آواز آ رہی ہو. آپ نے بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی آپ کے پروگرام میں. سب سے پہلے میری پارٹی کی طرف سے اور میری ذاتی طرف سے بلور خاندان کو سنسیئرسٹ کانڈولنسز. ہارون واز نون ٹو بی اینڈ ہی واز مائی کنٹمپریری ان کالج یونیورسٹی. آئی ایم ویری سیڈ ٹوڈے. اور ان کے والد جو ہیں بشیر بلور صاحب کی شہادت, اور ہم سب غم زدہ ہیں اور ان کے ANP کے غم میں بھی شریک ہیں. اینڈ دس از ویری سیڈ ڈے فار ڈیموکریسی. جہاں تک میاں نواز شریف کے بیانے کی بات ہوئی, جو میاں گورنر زبیر نے باتیں کی, کاش کہ دے ہیڈ واک دا ٹاک. کاش کہ آج جو یہ باتیں کر رہے ہیں, آپ نے بالکل درست فرمایا, میمو گیٹ کی بات کی, بہت سارے اور ایسے معاملے آئے جہاں سول ملٹری ریلیشنز کے بیلنس پہ ڈیبیٹ بھی ہو سکتی تھی. میرے خیال میں آپ ان چند اینکرز میں سے ہیں جنہوں نے بڑی ورسفرسلی عدلیہ کی ٹرانسگریشن پہ بات کی. اداروں نے جہاں جہاں حدود و قیود میں تجاوز کیا, جہاں جہاں سویلین گورنمنٹس ڈکٹیٹرشپس تقریباً بن گئیں, اور میاں صاحب نے جو ہے اپنے دور حکومت میں پارلیمنٹ کو بے توقیر کیا, اس کے بعد اداروں کو بے توقیر کیا, اور یہی وجہ ہے کہ آج وہ ایک آئسولیٹڈ پرسن ہیں. اور آج جب یہ آپ نے اچھا سوال کیا, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ سزا ان کو سامنے سنائی جاتی تو کیا ان کو یہ موقع ملتا یہ بیانیے بنانے کا یا یہ استقبال کروانے کا؟ ایک کیا عام آدمی جس کو سزا ہوتی ہے اس کو تو بیل جب کینسل ہوتی ہے عدالت سے ہتھ کڑیاں لگتی ہیں, آپ روز دیکھتے ہیں ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں, تو کیا یہ VVIP اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے؟ کیا یہ جو ہے عوام سے ہمدردی حاصل کرنے کا بیانیہ نہیں بنایا جا رہا؟ ہم نے ان کی وائف کے لیے دعا کی اور اب بھی دعا کرتے ہیں, لیکن آج جب وہ ملک سے باہر تھے اور آج وہ اس طرح آنا چاہ رہے ہیں جیسے وہ بتا رہے تھے کہ امام خمینی, بھائی امام خمینی نے تو وقت کے ڈکٹیٹر کے خلاف یلغار کی, اس مونارکسٹ مائنڈ سیٹ کے خلاف یلغار کی. آپ تو خود بادشاہانہ مائنڈ سیٹ کے آدمی ہیں, آپ نے کہاں ڈیموکریسی کے لیے سٹرگل کی؟ اور آپ نے درست کہا کہ 99 میں جب ظفر علی شاہ کیس ہوا یا انہوں نے تو فوراً ڈیل کی اور سرور پیلیس میں گزارے 10 سال, تو کدھر ہے وہ سٹرگل؟ اور ہماری جماعت نے جانوں کے نذرانے بھی دیے, جیلیں بھی کاٹیں, 11 سال ہماری قیادتیں ان پولیٹیکلی جو ہے. سر آج انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ قوم اس سے پہلے کوئی ایسی قوم کی بیٹی رہی ہے جس کو 8 سال کی سزا ہوئی ہے.
آج بیٹی کا بھی بہت یہاں بہت ساری ایسی قوم کی بیٹیاں مہر ہم نے بہت سارے ٹرائلز دیکھے ہماری بچیوں خمد کو اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بھی اور بھی ہمارے پنجاب میں کے پی کے میں خواتین ہیں جن کے اوپر جو ہے کنوکشنز ہوتی ہیں. یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور قوم کی بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سوشل جو ہے پلس کو اور وپ کریں اپنی سمپتھی کے لیے. اور لوگوں کی بیٹیوں کو جب اس وقت جب بیٹیاں قصور میں جب بیٹیاں مختلف پنجاب کے شہروں میں ان کی آبرو لوٹی جا رہی تھی تو اس وقت کہاں تھی گورننس. تو یہ باتیں بڑی آسان ہیں کہنی. انہوں نے غلط سٹیٹمنٹ دی. اگر دو لوگوں نے بھی پرائیویٹ کانٹریکٹ کیا ہے تو آپ نے کورٹ میں تو جو ڈاکیومنٹس دیے ہیں وہ فیبریکیٹڈ تھے. آپ کو لگتا ہے اور ابھی اپیلیٹ اتھارٹی ہے. جی بالکل, دس از ناٹ دا فائنل کورٹ. اس کے بعد اپیل ہیں, 2 اپیلز اویلیبل ہیں. بالکل. اسٹے ود می حیدر صاحب. ستارہ صاحبہ, آپ کو آنے والے دنوں کے اندر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بیکاز اتنی اختلاف رائے اتنی پولرائزیشن ہو گئی ہے اس ملک میں جو پہلے کبھی نہیں رہی, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پرامن پرسکون اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوگا انشاءاللہ؟ اللہ کرے ہو, لیکن لگ نہیں رہا ہے. جو آپ نے کہا کہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے پولرائزیشن کہ پہلے ہم نے نہیں دیکھا. دیکھیں 2002 کا الیکشن ہوا, چاہے وہ ڈکٹیٹر کا تھا یا جو بھی تھا, لیکن الیکشن تھا. 2008 کا ہوا, 2013 کا ہوا. 2013 میں بہت زیادہ ٹیررسٹ اٹیکس کا وہ تھا, خطرہ بھی تھا, بہت اس میں ہوا. لیکن یہ حالت نہیں تھی جو اس وقت ہے پاکستان کی اس الیکشن کی. آپ کو نہ تو ایک جوش و خروش نظر آ رہا ہے جو عام ہوتا ہے, وہ بالکل نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ گروپس بن گئے ہیں ہر جگہ. اب ایک گروپ دوسرے کو نیچے دے. ایک تو پولیٹیکل ایک انوائرمنٹ ہوتی ہے نا, یہ پولیٹیکل نہیں ہے اس وقت انوائرمنٹ, یہ کچھ اور ہی بن رہا ہے. اینڈ ہم تو دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اور اس طرح کی کوئی چیزیں ہمیں نہ دکھائے جس میں جانے چلی جائیں. لیکن یہ جو جمعے کو ہونے جا رہا ہے, اس کے بعد کیا ہونے جا رہے ہیں, 2 بڑی پارٹیاں اس وقت, پیپلز پارٹی بھی اس وقت کافی ایگریسو موڈ میں ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو, یا پولیٹیکل انجینئرنگ ہو بھی رہی ہے؟ دیکھیں جو چیز آپ دیکھیں اس وقت جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہ بہت ہی کنفیوزنگ ہے. کوئی ہر ایک ادارہ دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے. ایک کہہ رہا ہے یہ کر رہا ہے, دوسرا کہہ رہا ہے. میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ چیزیں کبھی ہوئی نہیں تھی پاکستان کے اندر. دونوں حقیقتیں ہیں پھر حیدر صاحب, جس طرح کہہ رہی ہیں ستارہ صاحبہ کہ پولیٹیکل انجینئرنگ بھی ہو رہی ہوگی آپس میں. اتنے دیکھیں یہ نہیں ہونی چاہیے. ادارے سارے پاکستان کے, چاہے وہ پولیٹیکل لوگ ہیں, چاہے وہ ہماری ایجنسیاں ہیں, چاہے وہ جو بھی سارے پاکستان کے ہی ہیں نا. لیکن اگر یہ چیزیں چلتی رہے نا, اور ایک چیز میں آپ کو کہوں, ہمارے یہاں پہ جو کچھ سالوں سے ہوا ہے, کیریکٹر بلڈنگ ہماری نیشن کی نہیں ہو سکی ہے, اور وہ چیز آج ہمیں سامنے آ رہی ہے. آج ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور ہم بھگت رہے ہیں. اور آنے والے 13 دن ہیں یا 13 دن ہے, 13 دنوں میں اللہ بہت خیر کرے ہمارے ملک کو, ہمارے ملک کے لیے. جی میں ستارہ صاحبہ نے بالکل بڑا ایپٹلی کہا, اور آپ نے جس طرح یہ بات کی, دیکھیے اس میں تو کوئی رائے نہیں ہے that election 2018 has been politically engineered through an election commission جس پہ تمام جماعتوں کو اس باری بہت زیادہ اعتماد تھا, اور 2013 سے ہم ڈسے ہوئے تھے کہ اس باری empowered election commission ہوگا. آپ مانتے ہیں پھر پی ایم ایل این صحیح کہہ رہی ہے؟ اپنی نہیں, پی ایم ایل این صحیح وہ تو اپنا بیانیہ دے رہے ہیں. دیکھیے ہمارے لوگوں کو بھی کالز کی گئیں, اور ہم نے وی کالڈ اسپیڈ, اور ہم نے نام لیے ہیں. اور ہمیں یہ تشویش ہے کہ الیکشنز کو یا ڈیلے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا اس کو انجینئر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب آپ مجھے بتائیں نا کہ یہ میرا وقت ختم ہو گیا, مگر حیدر صاحب میں نے آپ سے وہ 35 ارب کی منی لانڈرنگ کا کیس جو اب زرداری صاحب پہ کھل گیا ہے, دوسروں کے جلسوں میں وہ کوئی پٹاخہ بھی نہیں بجے گا. زرداری پرائیویٹ لمیٹڈ اومنی گروپ, ان کی ڈیٹیلز بھی ڈسکس کرنی تھی. جی اچھا, سپیس کم کی جا رہی ہے, سیاسی شہادت کا نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے, بہت کچھ ہو رہا ہے, بڑی بیداری سے. صرف ایک بات کہوں گی کہ آنے والے دنوں میں اگر 2 بڑی پارٹیاں جو اس وقت بہت ایگریسو موڈ میں ہیں, اگر وہ جائیں گی بائیکاٹ کی طرف تو بہت غلط, اس ملک بد سے بدتر ہو جائے گا. اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا ہے. اللہ حافظ.